सॉफ्टवेयर में दो क्वेश्चंस हैं इस सॉफ्टवेयर में, आपने दोनों करने हैं। दूसरा ना समझ लग रहा हो, कोई एडजस्टमेंट में प्रॉब्लम हो, तो जिस प्लेलिस्ट के अंदर ये YouTube पर मौजूद है ना अभी आज वाला, उसी प्लेलिस्ट के अंदर मैंने ऐड अप करवा दिया पिछले सेशन में जो करवाया था। 2 महीने पहले भी मैंने एक सेशन किया था फ्री का ही, तो उसके अंदर मैंने करवाया था एक सवाल, दूसरा सवाल क्या करवा दिया इस सेशन में करवा दिया। अब दोनों सवाल कहां पर मौजूद हैं? YouTube पर अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद हैं बच्चों की गाइडेंस के लिए। जिसने पास होना है वो ये 2 सवाल देख लेगा, तो आई बिलीव इट सो, उसे ये पता चल जाएगा कि सवाल को करना कैसे। ठीक हो गया? स्कैन फैसलाबाद, चैनल का नेम पूछा गया है, स्कैन फैसलाबाद। प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड बेल द आइकन। जहां कोई पैसा नहीं आता बेचारे, नहीं अब इंशाल्लाह आने शुरू हो जाएंगे। आप नोट कर लीजिएगा, अभी के सब्सक्राइबर और साल बाद के सब्सक्राइबर में बहुत फर्क होगा इंशाल्लाह। ऑब्वियसली जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं टीचिंग की, इन्होंने मोनेटाइज नहीं करवाया होता। ठीक, ये पैसे के लिए नहीं ये काम कर रहे होते। स्टूडेंट शायद हो कोई ना कोई वीलॉग्स बना के चढ़ाते हो। इवन मेरा अपना जाती चैनल भी है, सब्सक्राइबर कोई 2500 के करीब सब्सक्राइबर हो चुके हुए हैं। आई हैव नेवर एवर ट्राइड टू इवन मोनेटाइज द चैनल। कहते हैं कि इसकी जो कमाई है ना वो हराम है, कुछ लोग क्या कहते हैं, कुछ लोगों की नहीं करनी चाहिए। पता चले मौलवी साहब अकाउंटिंग पढ़ा रहे हैं और फिर ऐड मुख्तलिफ किस्म के आ रहे हैं, तो फिर अवॉइड ही करना चाहिए। लिहाजा हम काम करते हैं, अकाउंटिंग करते हैं। एक फरमाइश आप लोगों की ये है कि परपेचुअल का एक सवाल करवाया जाए फाइनल काउंट का। ये मैं इंशाल्लाह आज नहीं कल करवाऊंगा, ताकि हमारे पास सैंपल टाइम हो। अभी कोई 15-20 मिनट बाद हमने ब्रेक करनी है नमाज की, फिर उसके बाद फिर से हमारे पास आधा पौना घंटा होगा, तो हम कोई ना कोई शॉर्ट क्वेश्चंस, कोई चैप्टर का काम कोई ना कोई करेंगे। ठीक है, और फिर हम इंशाल्लाह आएंगे उसके ऊपर। लें जी, ये हमारा हो गया Alt F4 बंद, कहानी खत्म। कल मैन्युफैक्चरिंग की बात चली थी, तो मैं ज़रा मैन्युफैक्चरिंग और इन्वेंट्री की बातें हो चुकी हुई हैं, इनको ज़रा कंक्लूजन की तरफ लेकर चलते हैं। ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं बचा। चलें प्यारे बच्चों, तवज्जो, अच्छे बच्चों, ये आपकी मैन्युफैक्चरिंग की कहानी आ गई बच्चों, बड़ी लेंथी कहानी है। चलो शहजादियो, मुकदी नहीं पाई। स्टेटमेंट ऑफ कंप्रीहेंसिव इनकम,
सेल्स लेस कॉस्ट ऑफ सेल्स, ओपनिंग स्टॉक फिनिश गुड आएगा, परचेज्ड ऑफ फिनिश गुड। अगर फिनिश गुड परचेज हो रही होगी, गो के सवाल अभी तक मैन्युफैक्चरिंग कम फाइनल अकाउंट नहीं आया, लेकिन आपके कोर्स में मौजूद है। क्या बोल रहा हूं मैं? गो के अभी मैन्युफैक्चरिंग वाला फाइनल अकाउंट नहीं आया, लेकिन कभी भी वो आपको ये वाला काम भी यहां पे फिट इन कर सकता है। तो कॉस्ट ऑफ सेल्स ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज ऑफ फिनिश गुड प्लस कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड आएगा। जहां पे परचेजेस लिखा करते थे वहां पे क्या आ सकता है? कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड, और लेस कर देंगे क्लोजिंग स्टॉक फिनिश गुड। ये मैंने कहां पर करवाया है? मैंने यहां पर करवाया था आपको, ये यहां पर। कल हमने एक अदद क्या बनाया था? चार्ट बनाया था। फिनिश गुड के अकाउंट में क्या चीज आ रही है? ओपनिंग स्टॉक प्लस कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड माइनस क्लोजिंग स्टॉक इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ सेल्स। ठीक, सिर्फ अगर परचेज और फिनिश गुड होगी तो यहां पे एक एंट्री आएगी, फिनिश गुड डेबिट और कैश क्रेडिट। ठीक, बात में लग गई? तो इस तरीके से ये कैलकुलेशन होगी। सेल में से कॉस्ट ऑफ सेल्स लेस कर देंगे, क्या आएगा? ग्रॉस प्रॉफिट। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। एटलीस्ट आप लोगों को ये वाली आइटम जरूर पता होनी चाहिए, कौन कौन सी आइटम्स को सम अप करें तो कौन सी वाली वैल्यू बनती है एमसीक्यूज के पर्सपेक्टिव में। ठीक है बच्चों? अच्छा, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट पे चलते हैं। कॉस्ट ऑफ सेल्स आई थी, सेल्स में से कॉस्ट ऑफ सेल्स लेस होगी तो क्या आ जाएगा? ग्रॉस प्रॉफिट। उसमें से एडवांस सेलिंग वगैरह लेस होंगे तो वही वाली कहानी, फाइनल अकाउंट की कहानी आ गई। मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बहुत इंपॉर्टेंट है विद रिस्पेक्ट टू एमसीक्यूज। ये वाली एक छोटी सी समरी बहुत इंपॉर्टेंट है विद रिस्पेक्ट टू एमसीक्यूज। ओपनिंग स्टॉक मटेरियल एंड पैकिंग का, मैंने सिर्फ मटेरियल की बात की थी, तो पैकिंग भी तो क्या होता है? मटेरियल ही होता है। क्या होता है? पैकिंग मटेरियल या रॉ मटेरियल, ये दोनों इकट्ठे हो गए मटेरियल अकाउंट में।
परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, परचेज ऑफ पैकिंग मटेरियल, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। आपको बताया था ये जो कैरेज इनवर्ड है ये क्या होता है, परचेजेस के साथ ऐड होता है। तो यहां पर भी क्या हो रहा है, इनकी परचेजेस के साथ ऐड अप हो रहा है। ये सारे ऐड अप होके क्या चीज बनती है, कॉस्ट ऑफ मटेरियल अवेलेबल फॉर कंजम्पशन। अब मैं अगर मजीद आप लोगों की आसानी के लिए एक छोटी सी बात करूं इस वाले ट्री से, समझे ये मटेरियल एंड कौन सा अकाउंट है, पैकिंग अकाउंट। ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस ऑफ रॉ मटेरियल प्लस परचेजेस ऑफ पैकिंग मटेरियल, रॉ मटेरियल प्लस कैरेज इनवर्ड। कैरेज इनवर्ड की एंट्री पढ़ाई आपको, क्या होती है परपेचुअल सिस्टम में, इन्वेंट्री डेबिट और कैश क्रेडिट। तो ये कौन सी चीज है, ये भी इन्वेंट्री है ना, ठीक। तो ये जो इसकी डेबिट साइड पर चीज है ना, ये है अवेलेबल फॉर कंजम्पशन। क्या बोल रहा हूं मैं, मटेरियल की डेबिट साइड पर क्या चीज मौजूद है, ओपनिंग प्लस जो खरीदा है वो, ये क्या है, अवेलेबल फॉर कंजम्पशन, अवेलेबल फॉर यूज, ठीक। इसी तरह से जब हम आगे आएंगे यहां पर भी यही काम आएगा, अवेलेबल फॉर प्रोड्यूस, इस तरीके की बात आएगी। आए बढ़ते हैं। तो ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज ऑफ रॉ मटेरियल प्लस परचेज ऑफ पैकिंग मटेरियल प्लस ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, ये क्या चीज मिलकर बनाएगा, कॉस्ट ऑफ मटेरियल अवेलेबल फॉर कंजम्पशन। और क्लोजिंग स्टॉक लेस कर देंगे तो फिर क्या आ जाएगा, रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, जो ट्रांसफर हो रहा है इधर एफओएच में और डब्ल्यूआईपी। मटेरियल तो डायरेक्ट होता है, क्या होता है, पैकिंग मटेरियल, और रॉ मटेरियल क्या होता है, डायरेक्ट होता है, उसको यहां पर शामिल नहीं किया हुआ उन्होंने। कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम में डायरेक्ट लेबर ऐड कर दें, अदर डायरेक्ट एक्सपेंसेस ऐड कर दें, तो इन तीनों को इकट्ठा करें तो क्या बनता है, डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट लेबर प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस इकट्ठे कर दें तो क्या बनता है, प्राइम कॉस्ट, प्राइमरी कॉस्ट। ये वो चीज रिवाइज हो रही है, ये तीनों चीजें इकट्ठी कर, मटेरियल, लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंस, क्या बन गई, प्राइम कॉस्ट। इसके अंदर फैक्ट्री ओवरहेड्स क्या करने हैं, ऐड अप करने हैं। अब एक्चुअल वाले फैक्ट्री ओवरहेड्स आ जाएंगे यहां पे। इनडायरेक्ट लेबर, रेंट एक्सपेंस, वेयर हाउस रेंट, रेंट वेयर हाउस, अदर वेरिएबल ओवरहेड्स, अदर फिक्स्ड ओवरहेड्स, मुख्तलिफ किस्म का। वेरिएबल कौन से होते हैं, जो नंबर ऑफ यूनिट्स के साथ इंक्रीज करते हैं, नंबर ऑफ यूनिट्स क्या हो जाए, कम हो जाए तो कम होते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे ये क्लास है, इस क्लास में अगर हम टेस्ट लें तो फोटोकॉपी का खर्चा होगा, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 150 होगा तो 150 के हिसाब से, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 50 होंगे तो 50 के हिसाब से, ऐसे ही है। तो ये ओवरहेड्स हैं, लेकिन किस बेसिस पे हैं, यूनिट्स बेस, नंबर ऑफ स्टूडेंट बेस। तो ये होते हैं वेरिएबल खर्चे। ऑन अदर हैंड, इस क्लास, इस कॉलेज का एक रेंट है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्लास में 150 बैठा हो या नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्लास में 2 बैठे हो, कोई फर्क पड़ेगा रेंट पे। ये क्या है, फिक्स्ड ओवरहेड। डन। फैक्ट्री, मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन कॉस्ट। वर्क इन प्रोसेस में कौन कौन से खर्चे आते थे, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस भी आ जाता था, और फैक्ट्री ओवरहेड आते थे। तो ये सारे के सारा खर्चे को मटेरियल, लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस प्लस फैक्ट्री ओवरहेड्स, इनको इकट्ठा करें तो क्या चीज बनती है, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। क्या बनती है, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। अगर मैं यहां से आपको बताऊं
यहां से। तो वर्क इन प्रोसेस के अकाउंट में क्या आ रहा है? मटेरियल, लेबर। मैंने कहा था अगर डायरेक्ट एक्सपेंसेस होंगे तो उसकी एंट्री डायरेक्टली हो जाएगी वर्क इन प्रोसेस डेबिट और कैश। तो यहां पे क्या आ जाएगा? डायरेक्ट एक्सपेंस प्लस फैक्ट्री ओवरहेड्स। ये जो खर्चे हैं इन सबको क्या बोलेंगे? मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट में अगर ओपनिंग स्टॉक ऐड कर देंगे तो क्या बनेगा? मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, फैक्ट्री कॉस्ट, प्रोडक्शन कॉस्ट। इसमें अगर ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस को या अगर कोई ऐसा काम करते हैं हम कि अंडर प्रोसेस जो उनसे हम मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं वही चीज हम वर्क इन प्रोसेस में खरीद लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक शर्ट बनाने वाली कंपनी है, वो अपनी शर्ट्स तो बनाती है, एक थर्ड पार्टी है वो भी शर्ट्स बनाती है, उसने अपनी फैक्ट्री बंद कर दी और उसने कहा जो भी जैसी भी सिचुएशन में हमारा प्रोसेस में मौजूद है शर्ट्स, वो कोई भी खरीद ले। तो हमने कहा कि जनाब सस्ते दामों चीज मिल रही है, क्यों ना ये अंडर प्रोसेस कटिंग भी हुई है, सब कुछ हुआ है, ये वाली चीजें खरीद ली जाए। तो ये क्या हो जाएंगी? वर्क इन प्रोसेस परचेज्ड। डन। ओपनिंग स्टॉक, वर्क इन प्रोसेस प्लस परचेज, इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या बनेगा? कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर मैन्युफैक्चरिंग, मैन्युफैक्चरिंग के लिए अवेलेबल। क्लोजिंग स्टॉक वर्क इन प्रोसेस लेस कर देंगे तो कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड आ जाएगा। तो 1, 2, 3 दफा इस समरी को लाजमी तौर पर आपने क्या करना है? पढ़ना है। इसमें से 2-3 एमसीक्यूज आने को आ सकते हैं आराम से। सिर्फ एक समरी को अच्छे तरीके से पढ़ने से आपके कई एमसीक्यूज हो सकते हैं। चलें छुट्टी करें? कितना टाइम है? कोई खास टाइम नहीं रह गया, मस्जिद पहुंचना है। तो हम ब्रेक करते हैं, ब्रेक के बाद इंशाल्लाह कोशिश करेंगे इधर मैन्युफैक्चरिंग, वैसे तो मैन्युफैक्चरिंग काफ़ी हद तक पढ़ लिया हुआ है, या फिर कोई और चैप्टर जिसकी आपकी फरमाइश होगी वो इंशाल्लाह करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक आफ्टर नमाज। सिलसिला ऐसा है कि जी हमने फाइनल काउंट पीरियोडिक सिस्टम के तहत ICAP के सॉफ्टवेयर में देख लिया है। एक सवाल मैंने आपको करवा दिया, दूसरा सवाल आप इंशाल्लाह खुद कर लेंगे। एक क्वेश्चन हमने इंशाल्लाह परपेचुअल सिस्टम के तहत करना है, वो इंशाल्लाह हम कल करेंगे। उससे पहले एटलीस्ट हमें परपेचुअल सिस्टम में जिस हद तक हमने पढ़ लिया वो भी, और उसके अलावा जो जर्नल एंट्रीज पेंडिंग हैं वो भी, वो आनी चाहिए। इन्वेंट्री का चैप्टर की जिस हद तक हम आज कर सकेंगे वो आज प्रैक्टिस करेंगे, और कल हम इंशाल्लाह फाइनल काउंट वंस अगेन करेंगे परपेचुअल सिस्टम का, और कोशिश करेंगे कोई और चैप्टर लाइक DRS या जो भी उस वक्त की कंडीशन के मुताबिक, टाइम के मुताबिक कर सके वो करेंगे इंशाल्लाह। ठीक, कोशिश यही है कि जी इसी वीक के अंदर आपकी मैक्सिमम से मैक्सिमम आपकी रिवीजन हो सके, इंक्लूडिंग फाइनल अकाउंट। घर में आपने लाजमी तौर पे फाइनल अकाउंट की प्रैक्टिस करनी है। आपके पास एडिशनल प्रैक्टिस क्वेश्चंस अवेलेबल हैं, प्लस आपके पास सॉफ्टवेयर में 2 क्वेश्चन अवेलेबल हैं। एक क्वेश्चन मैंने आपको आज क्लास में करवाया, एक दूसरा क्वेश्चन जो है वो भी यूट्यूब पर मौजूद है, स्कैन्स फैसलाबाद के पेज पर। ग्रुप में कल यूट्यूब का लिंक आया या नहीं आया? नहीं आया, चले आ जाएगा इंशाल्लाह, आज आ जाएगा। जी बताया नहीं था? कोई बात नहीं, टेंशन क्यों लेता है, आ जाएगा। नहीं, मैं खुद कर दूंगा, पर्सनली कर दूंगा जनाब इंशाल्लाह अज़ीज़। जर्नल एंट्रीज, पीरियोडिक सिस्टम वर्सेस परपेचुअल सिस्टम। ओपनिंग स्टॉक की जर्नल एंट्री पीरियोडिक सिस्टम में होती है। आपका इन्वेंट्री का T अकाउंट बनता है, यहां पर बिल्कुल होता है इन्वेंट्री का T अकाउंट। किधर गया? हाँ चले,
यहाँ पर बनाते हैं, जगह वाह अवेलेबल है हमारे पास। किधर गया? यस। कौन सा सिस्टम? एक है हमारा पीरियोडिक सिस्टम, एक है आपका परपेचुअल सिस्टम। इन्वेंट्री का अकाउंट दोनों जगहों पर मौजूद होता है, चाहे पीरियोडिक हो चाहे परपेचुअल। इन्वेंट्री या फिर स्टॉक, दोनों अल्फाज हैं। दोनों साइडों पर बीडी भी होता है। ओपनिंग यहां पर से 200 का ब्रॉट डाउन है, इधर भी 200 का ब्रॉट डाउन है। अब जो आप पीरियोडिक सिस्टम में कॉस्ट ऑफ सेल्स बनाते हैं वो कैसे बनाते हैं बताएं जी? क्या लिखते हैं? ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस। तो कभी ओपनिंग स्टॉक का टी काउंट बनाया हो आपने? ये ओपनिंग स्टॉक यहां पर कॉस्ट ऑफ सेल्स में कहां से आ जाता है? आप ऐसे लिखते हैं ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। मैंने बाकी चीजें नहीं लिख रहा दरमियान में, प्लस कैरेज इनवर्ड वगैरह वगैरह लिख देते हैं। चलिए जाने दें, सारी चीजें लिख देते हैं, आप क्या याद करेंगे? प्लस कैरेज इनवर्ड माइनस परचेज रिटर्न माइनस डिस्काउंट रिसीव्ड माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ये कॉस्ट ऑफ सेल्स बनता है। ऐसे ही है। कॉस्ट ऑफ सेल्स की नेचर क्या होती है? डेबिट। क्या होती है? डेबिट। इनमें से किस किस के टी अकाउंट आपने बनाए हैं? परचेज का टी अकाउंट बनाया? बिल्कुल बनाया। परचेज रिटर्न का बनाया? बिल्कुल बनाया। कैरेज इनवर्ड का बनाया? बिल्कुल बनाया। डिस्काउंट रिसीव का बनाया? बिल्कुल बनाया। तो 4 टी अकाउंट तो आपने सीखे हुए हैं। ये तो आते हैं फ्रॉम ट्रायल बैलेंस। ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक यहां पर कहां से जंप इन मार के आता है? ओपनिंग स्टॉक की एंट्री क्या होती है? ओपनिंग स्टॉक की एंट्री पीरियोडिक सिस्टम हाँ, कॉस्ट ऑफ सेल्स डेबिट और इन्वेंट्री क्रेडिट, ये होती है ओपनिंग स्टॉक की एंट्री। यहां पर ये जो ओपनिंग स्टॉक पड़ा होता है, एक टी अकाउंट छोटा सा बनता है जो आपने देखा नहीं है कभी, वो होता है कॉस्ट ऑफ सेल्स का ओपनिंग स्टॉक। ये जो ओपनिंग यहां पर मौजूद होता है जब हम एंट्री पास करते हैं, कॉस्ट ऑफ सेल्स डेबिट इन्वेंटरी क्रेडिट, तो ये जो ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू होती है यहां से निकलती है और कहां पे पहुंच जाती है? कॉस्ट ऑफ सेल्स में चली जाती है। और ये वाला कॉस्ट ऑफ सेल्स यहां से स्टेटमेंट ऑफ कंप्रीहेंसिव इनकम 200 एक्चुअल में यहां पर पहुंच जाता है। उलहदा बात है, आप लोगों को बड़े आराम से हम लोग पढ़ाते हुए बिल्कुल स्टार्ट में ये बोलते हैं कि बेटा ये ट्रायल बैलेंस में क्या जो होता है, ये कौन सा स्टॉक होता है? ओपनिंग होता है। तो इसको उठा के कहां पर लिख दिया करो? यहां पर लिख दिया। मैं स्टार्ट से ही कोशिश करता हूं, बच्चों को बताता हूं कि बच्चों ये अभी तो लिख रहे हैं लेकिन इसकी एंट्री का कॉन्सेप्ट क्या है बाद में सीखेंगे। असल में कॉन्सेप्ट क्या है इसका? इन्वेंट्री में मौजूद होता है। इन्वेंट्री करंट एसेट का हिस्सा है। एक साल का क्लोजिंग, अगले साल का क्या होता है? ओपनिंग। ठीक, तो ये ओपनिंग आया इन्वेंट्री के अंदर। यहां से हमने इस ओपनिंग स्टॉक को कहां पर भेज दिया? कॉस्ट ऑफ सेल्स के ओपनिंग स्टॉक में। ठीक, इसको कहते हैं क्लोजिंग एडजस्टमेंट कह लें, ईयर एंड एडजस्टमेंट्स। जो ट्रायल बैलेंस हमें नजर आता है वो ईयर एंड एडजस्टमेंट से पहले का होता है। क्या होता है? ईयर एंड एडजस्टमेंट से पहले का होता है। और ये जो इन्वेंट्री की ओपनिंग स्टॉक की एंट्री जो हमने पढ़ी है,
क्या है? कॉस्ट ऑफ सेल्स डेबिट और इन्वेंटरी क्रेडिट। इस एंट्री के तहत हम क्या करते हैं, असल में यहां से इस ओपनिंग स्टॉक को निकालते हैं, कॉस्ट ऑफ सेल्स की ओपनिंग स्टॉक में भेज देते हैं। चूंकि ये ईयर एंड के ऊपर एडजस्टमेंट हो रही होती है और फिर हम आप लोगों को या फिर बहुत सारे टीचर भी डायरेक्टली इसको पढ़ा जाते हैं ये टी अकाउंट बनाए बगैर। तो जेन्युइन कॉन्सेप्ट क्या है? ये ओपनिंग स्टॉक है, यहां से ये क्या हुआ? क्रेडिट, इधर क्या हो गया? डेबिट। एंट्री कॉस्ट ऑफ सेल्स डेबिट और इन्वेंट्री स्टॉक क्रेडिट। और इसका जो प्रॉफिट एंड लॉस में बैलेंस जाना है, स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में जाना है, ये हम यहां पर लिख देते हैं। क्योंकि ये सारा प्रोसीजर होके और डायरेक्टली अल्टीमेटली कॉस्ट ऑफ सेल्स में बनाना होता है, तो फाइनल अकाउंट बनाते हुए आप इस पूरे प्रोसीजर को बताएं या ना बताएं, फाइनल अकाउंट बन जाता है। लेकिन एंट्री का अच्छा कॉन्सेप्ट सीखने के लिए क्या करना है? या हमने बनाना है। ये एक बनाया, फिर साल के एंड पर आप क्या करते हैं? फिजिकल वेरिफिकेशन करते हैं। जैसे कि फर्ज करता हूं मैं आज वेरीफाई करता हूं क्लास में कितनी कुर्सियां हैं, से ये 98 है, 98 कुर्सियां, मुझे हर कुर्सी की कॉस्ट पता है। मैं इसकी कॉस्ट भी देखूंगा कि हर कुर्सी की कॉस्ट है 4000 रुपया। मैं हर कुर्सी का एनआरवी भी चेक करूंगा। एनआरवी से इसकी है 4000 से ऊपर 4500, तो इसका मतलब है लोअर कौन सा होगा? कॉस्ट। कॉस्ट 4000 मल्टीप्लाई बाय 98 कुर्सियां, ये क्या हो जाएगा? क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू। क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू एज्यूम कोई भी वैल्यू आप बताएं, 300 कर देता हूं। ओपनिंग स्टॉक कितना था? 200। अब कोई और वैल्यू रख लेते हैं, 180 रख लेते हैं, 300 रख लेते हैं, कोई भी रख लेते हैं। अब क्वेश्चन ये है, यहां पर से क्लोजिंग स्टॉक लेस कैसे होता है? ओपनिंग स्टॉक तो आ गया ना यहां पे 200 का, जंप इन करके। अब क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री क्या होती है? याद है आपको? इन्वेंट्री डेबिट और कॉस्ट ऑफ सेल्स क्रेडिट। वेल डन, वेल डन। फिर हम एक और अकाउंट बनाते हैं, कॉस्ट ऑफ सेल्स का क्लोजिंग स्टॉक। और अभी आपने एंट्री क्या बताई है? इन्वेंट्री डेबिट और कॉस्ट ऑफ सेल्स क्रेडिट। क्या ये जो इन्वेंट्री का अकाउंट है खाली हो चुका हुआ है या नहीं? बोलें जी, खाली है? तो यहां पर आपने एंट्री पास की, इन्वेंट्री डेबिट 280, नहीं मिलती जुलती है, बात आ गई 320। क्लोजिंग स्टॉक, स्टॉक डेबिट, कॉस्ट ऑफ सेल्स क्रेडिट, कॉस्ट ऑफ सेल्स का क्लोजिंग स्टॉक। इन्वेंट्री डेबिट, कॉस्ट ऑफ सेल्स का क्लोजिंग स्टॉक क्रेडिट। अब बताएं क्या सीडी इसका 320 आएगा? यह असल में जाता है आपके करंट एसेट में। और हम रट्टा लगाते हैं कौन सा? बोले कि जो भी क्लोजिंग स्टॉक होगा उसको कहां पर लिख देना? करंट एसेट्स में लिख देना। और एक साइड पर वहां पर लिख देना और दूसरी साइड पर कॉस्ट ऑफ सेल्स, यहां से लेस कर देना। नाउ क्वेश्चन इज दिस, व्हाई वी हैव लेस्ड इट आउट फ्रॉम हियर, व्हाई नॉट एडेड? ऐड क्यों नहीं किया? लेस क्यों किया है? हां जी, ये आपने बनाया 320, इसका स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में बैलेंस कितना बना? 320। ये वाला बैलेंस यहां पर पहुंचता है 320 और ये वाला बैलेंस यहां से लेस होता है। और आपको एक छोटा सा फिक्रा पढ़ाया था, डेबिट में डेबिट ऐड होता है और क्रेडिट लेस होता है। कॉस्ट ऑफ सेल्स की नेचर डेबिट, कॉस्ट ऑफ सेल्स की नेचर डेबिट। डेबिट में डेबिट क्या होता है? ऐड होता है।
ये ओपनिंग स्टॉक जो कॉस्ट ऑफ सेल्स का ओपनिंग स्टॉक है, इसकी नेचर क्या बनी? फिर डेबिट नेचर बनी। डन। परचेजेस की नेचर क्या है? कैरेज इनवर्ट की नेचर क्या है? डेबिट। परचेज रिटर्न की नेचर क्रेडिट। डेबिट में से क्रेडिट क्या होता है? लेस होता है। इसी वजह से ये परचेज रिटर्न क्या हो रही है? लेस हो रही है। डिस्काउंट रिसीव की नेचर क्या है? क्रेडिट। तो डेबिट में से क्रेडिट क्या होता है? लेस। इसीलिए ये क्या हो रहा है? लेस। क्लोजिंग स्टॉक, कॉस्ट ऑफ सेल्स के क्लोजिंग स्टॉक की नेचर क्या है? क्रेडिट। इस वजह से ये क्या होता है? लेस होता है। डन हो गया। बाय नेचर पता चल गया आपको जर्नल एंट्रीज पता चल गई जो हम पीरियोडिक सिस्टम में करते हैं, एंट्रीज ओपनिंग स्टॉक की और क्लोजिंग स्टॉक की। इसकी बात हमने पहले नहीं की, पिछले 2 दिनों में इसकी बात हमने नहीं की अल्हम्दुलिल्लाह। एनी क्वेश्चन, एनी क्यूरी इन दिस रिगार्ड? कोई मसला मसाइल हो, कोई चीज ना समझ लगी हो, आप पूछ सकते हैं। वो असल में अलग-अलग अकाउंट ही हैं, या फिर मैं इकट्ठा कॉस्ट ऑफ सेल्स का एक अकाउंट बना सकता हूं। क्या कर सकता हूं? इकट्ठा कॉस्ट ऑफ सेल्स का अकाउंट बना सकता हूं, उसके अंदर कॉस्ट ऑफ सेल्स के अकाउंट में फेंक दूं, या फिर मैं 2 अलग-अलग समझाने के लिए बताए हैं। ये बनते हैं एक्चुअल में, इंडस्ट्री में आप जाएंगे तो ये 2 अकाउंट बनते हैं। आपके लेवल पर क्या इवन, अच्छा इधर से बोल रहा हूं, बाद में करेंगे बात। तो आपके लेवल के ऊपर इवन स्टूडेंट्स कैफ कर जाते हैं, इवन स्टूडेंट सी फैब कर जाते हैं। समटाइम्स इस चीज का नहीं पता होता, उन्हें भी तब पता चलता है जब वो इंडस्ट्री में जाकर बैठते हैं और अकाउंटिंग करते हैं, तब कहीं पे जाके पता चलता है अच्छा ये 2 अकाउंट वो वाले थे, वो कहानी थी। तो लिहाजा परेशान होने की जरूरत नहीं है कि अगर आपके टीचर ने नहीं पढ़ाया तो टेंशन नॉट, ठीक कि उन्होंने गलत पढ़ा दिया, ऐसा कोई चक्कर नहीं। बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता, कैफ क्वालिफाई होते हैं, इवन सी फैब लेवल पर भी क्वालिफिकेशन, एंड सो ऑन एंड सो ऑन। समहाउ कॉन्सेप्ट आपके पास पहुंच गया। 2 एंट्रीज, ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, और उनका लिंकिंग क्या है ये आपको पता चल गई। डन। तो 2 एंट्रीज, एक ओपनिंग स्टॉक की एंट्री, एक क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री, ये होती है, और होती ट्रांसफर करने के लिए है। किस लिए है? कॉस्ट ऑफ सेल्स में ट्रांसफर करने के लिए, और ये ट्रांसफर टू कॉस्ट ऑफ सेल्स है। और जो क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री है ये ट्रांसफर फ्रॉम कॉस्ट ऑफ सेल्स है। हम चीजें परचेज करते हैं, सारी चीजें पड़ी हुई हैं हमारे पास, अब कुछ एंड पर बची हुई हैं जो बिकी नहीं है, तो वो परचेजेस में मौजूद है, वहां से असल में निकाल कर स्टॉक में लाते हैं। ये इसका कॉन्सेप्ट है। गॉट द पॉइंट? नहीं भी पता चला तो रट्टा तो है ही है, जो कि आपने पहले भी लगाया हुआ है, टेंशन नहीं। इन दोनों की एंट्री परपेचुअल सिस्टम में नहीं होती। एंट्री यहां पर भी नहीं हुई थी ओपनिंग स्टॉक की, इस बीडी की कोई एंट्री नहीं हुई, असल में बीडी ट्रांसफर करने की एंट्री हुई। लेकिन हम बोलते हैं कि ओपनिंग स्टॉक की एंट्री होती है। ठीक हो गया? इस बीडी की कोई एंट्री नहीं है, ब्रॉड डाउन की। क्लियर हो गया? असल में क्या है? ट्रांसफर करने की, इस बीडी को ट्रांसफर करने की एंट्री है, कॉस्ट ऑफ सेल्स में ट्रांसफर करने की। चलें जी, अगली बात, पीरियोडिक सिस्टम में अगर आपको ट्रायल बैलेंस में इनमें से कोई अकाउंट नजर आ रहा है, ये वाले अकाउंट अगर आपको नजर आ रहे हैं, तो ये वाला सिस्टम कौन सा सिस्टम होगा? पीरियोडिक सिस्टम। और ट्रायल बैलेंस में चूंकि अभी क्लोजिंग एंट्रीज नहीं हुई होती, ट्रांसफर वाली एंट्रीज नहीं हुई होती, लिहाजा आपको स्टॉक ट्रायल बैलेंस में जो लिखा जाता है साथ ओपनिंग लिखा जाता है। ठीक है?
नेक्स्ट, परपेचुअल सिस्टम में एंट्रीज कौन कौन सी होती हैं? इन्वेंट्री डेबिट, कैश क्रेडिट, किसकी? परचेज की, यहां पर एंट्री आती है। इन्वेंट्री डेबिट, कैश क्रेडिट, कैरेज की भी एंट्री यहां पर आती है। कैश डेबिट, परचेज रिटर्न क्रेडिट या इन्वेंट्री क्रेडिट, अब परचेज रिटर्न की एंट्री भी यहां पर आती है। डिस्काउंट रिसीव्ड से रिलेटेड भी एंट्री यहीं पर ही आती है। ठीक, कैश डेबिट, डिस्काउंट रिसीव्ड या इन्वेंट्री क्रेडिट, अब डिस्काउंट रिसीव्ड की भी एंट्री यहीं पे आती है। कैश या पेएबल, ये सारी एंट्रीज यहीं पर ही आती हैं। और ओपनिंग में ये ऐड भी हो जाता है, ये चीजें लेस भी हो जाती है, और एंड पर क्लोजिंग आ भी जाता है। एक एंट्री और होती है यहां पर, वो कौन सी होती है जी? जब चीजें बिकती हैं तो एंट्री होती है कॉस्ट ऑफ सेल्स डेबिट और इन्वेंटरी क्रेडिट। तो यहां पे बहुत ढेर सारी एंट्रीज होती हैं। तो यहां पर अकाउंट जो बनता है, कौन सा बनता है? कॉस्ट ऑफ सेल्स का, से 5,000 रुपया, तो यहां पर 5,000 ऐसे आता है, कॉस्ट ऑफ सेल्स डेबिट और इन्वेंटरी क्रेडिट। तो ट्रायल बैलेंस में फिर कौन सा अकाउंट जाएगा? परचेजेस का या कॉस्ट ऑफ सेल्स का? परपेचुअल सिस्टम में, परपेचुअल सिस्टम में आपको कॉस्ट ऑफ सेल्स का अकाउंट नजर आ रहा होगा। बस आपको ना परचेजेस का नजर आएगा, ना परचेज रिटर्न का, ना ही कैरेज इनवर्ड का, ना ही डिस्काउंट रिसीव, कोई भी नहीं आना। सारे इन चारों अकाउंट्स का सिरे से चक्कर ही कोई नहीं है कि सिस्टम में परपेचुअल सिस्टम। और अगर आ रहा है तो इसका मतलब है गलत लिखा हुआ है, एंटी गलत लिखी हुई, वो एंटी इस जगह पे फिट इन होनी है, इन्वेंट्री के अकाउंट। गॉट द पॉइंट? ये क्या हुआ? नहीं। तो अगर आपको ट्रायल बैलेंस में कॉस्ट ऑफ सेल्स लिखा हुआ मिले तो ट्रायल बैलेंस में आपको स्टॉक ओपनिंग मिलेगा या क्लोजिंग मिलेगा? ये ट्रायल बैलेंस में गया होगा। और कौन सा गया होगा? ये ट्रायल बैलेंस में गया होगा, परपेचुअल सिस्टम। तो ट्रायल बैलेंस में आपको इन्वेंट्री का क्लोजिंग मिलेगा और कॉस्ट ऑफ सेल्स की वैल्यू मिलेगी, बस। तो अगर ये दो अकाउंट मिल रहे हो तो फिर कौन सा सिस्टम होगा उसका? बोला हो या ना बोला। तो ये निशानियां हैं परपेचुअल सिस्टम की। बोले कौन सी दो निशानियां? कॉस्ट ऑफ सेल्स की वैल्यू और दूसरा इन्वेंट्री का क्लोजिंग। अब दोबारा से एंट्री नहीं होनी। दोबारा से अगर एंट्री होगी तो वो एनआरवी एडजस्टमेंट की एंट्री जरूर हो सकती है, क्योंकि ये सारा वैल्यू कौन सी है? कॉस्ट है। ये कौन सी वैल्यू है? कॉस्ट की है। कॉस्ट से एनआरवी पे लाने के लिए, डाउन करने के लिए एक एंट्री मजीद चाहिए होगी। होप सो यू गॉट द पॉइंट। चलें फिर अब एंट्रीज। कल वैसे तो हमने देख ली थी एंट्रीज। परचेजेस की एंट्री क्या होती है जी? पीरियोडिक सिस्टम, परचेजेस डेबिट, कैश पेबल, क्रेडिट। लेकिन परपेचुअल सिस्टम में इन्वेंट्री डेबिट, कैश पेबल, क्रेडिट। फ्रेट, कैरेज इनवर्ड, प्रोडक्शन कॉस्ट। कैरेज इनवर्ड या प्रोडक्शन कॉस्ट अलग-अलग से होगी, वो डेबिट और कैश पेबल, क्रेडिट। पीरियोडिक सिस्टम, परपेचुअल सिस्टम में इन्वेंट्री का अकाउंट। सेटलमेंट डिस्काउंट, ये कौन सा होता है जी? डिस्काउंट रिसीव्ड। पेएबल डेबिट, कैश डिस्काउंट रिसीव्ड, क्रेडिट। परचेजेस क्रेडिट या फिर डिस्काउंट रिसीव्ड क्रेडिट, दो अलग-अलग से सिस्टम, तरीकाकार दो एंट्रीज का हो सकता है। यहां पर क्या आना है? ओनली एंड ओनली इन्वेंट्री। कोई दूसरे चक्कर ही नहीं है डिस्काउंट रिसीव्ड लिखा जाने का। क्रेडिट क्या होना है? इन्वेंट्री क्रेडिट। रिटर्न, परचेज रिटर्न, पेएबल या कैश डेबिट और परचेज रिटर्न क्रेडिट। इधर इन्वेंट्री है।
सेल्स की 2 एंट्रीज होती हैं परपेचुअल सिस्टम में। एक एंट्री तो वही है कैश डेबिट सेल्स क्रेडिट या रिसीवेबल डेबिट सेल्स क्रेडिट, ये सेल वैल्यू पर होती है। किस पे होती है जी? सेल वैल्यू पर। और एक साथ एंट्री दूसरी होती है कॉस्ट ऑफ सेल्स डेबिट और इन्वेंट्री क्रेडिट, कॉस्ट पर होगी। डन। इसी तरह से सेल्स रिटर्न की एंट्रीज, सेल्स रिटर्न की एंट्री सेल्स रिटर्न डेबिट और कैश या रिसीवेबल डेटर क्रेडिट, ये एंट्री तो होगी सेल वैल्यू पर, लेकिन अब चीजें वापस आई हैं तो इसका मतलब है आपकी इन्वेंट्री इंक्रीज की है, इन्वेंट्री डेबिट और कॉस्ट ऑफ सेल्स क्रेडिट। तो ये दो एंट्रीज होती हैं सेल्स के वक्त। ये हो गई दो एंट्रीज वाली कहानी। अब बात आती है एबनॉर्मल लॉस की। ये एबनॉर्मल लॉस क्या चीज होती है बच्चों? जो आपके काम ना आए, जो आपके कंट्रोल में नहीं है, जो आपकी एस्टिमेशन में नहीं है, जो पहले से एस्टिमेशन में है कि ये वाला लॉस होना है, वो तो क्या होगा? नॉर्मल लॉस। एक बंदा आया और मोबाइल की शॉप से मोबाइल उठाकर लेकर चला गया, क्या एस्टिमेशन में होगा? नहीं। लेकिन एस्टिमेशन में यह जरूर हो सकता है कि जनाब जितने डब्बे ओपन करते हैं उनमें से 2 मोबाइल क्या होते हैं, ठीक नहीं निकलते, उनको ठीक करवाना पड़ता है। तो ये लॉस क्या होगा? एक नॉर्मल लॉस होगा। ठीक है जी। अच्छा, अब एबनॉर्मल लॉस की एंट्री, एबनॉर्मल लॉस डेबिट और परचेजेस क्रेडिट। परचेज में से कम करना है, परचेज के अकाउंट में क्रेडिट साइड पर आएगा, परचेजेस के अकाउंट में कहां पे आएगा? एबनॉर्मल लॉस डेबिट, परचेजेस क्रेडिट, परचेजेस कम हो जाएंगे, जबकि इन्वेंट्री का अकाउंट में डायरेक्टली फिट इन कर देंगे। परचेजेस की जगह पे परचेज रिटर्न, परचेज की जगह पर क्या आना है? इन्वेंट्री आना। तो इधर इन्वेंट्री का अकाउंट ही होगा। ड्राइंग्स ऑफ गुड्स क्या एंट्री पड़ी थी? ये तो पड़ी भी थी, ड्राइंग्स डेबिट परचेजेस क्रेडिट, या फिर ड्राइंग्स डेबिट और इन्वेंट्री क्रेडिट। फ्री सैंपल की भी पढ़ाई थी मैंने, मार्केटिंग एक्सपेंस डेबिट परचेजेस क्रेडिट, मार्केटिंग एक्सपेंस डेबिट और इन्वेंट्री क्रेडिट। इन्वेंट्री यूज टू कंस्ट्रक्ट नॉन करंट एसेट, शायद ये भी पढ़ाई थी कि नहीं पढ़ाई थी? पता नहीं पढ़ाई थी या नहीं पढ़ाई थी। नॉन करंट एसेट डेबिट और परचेजेस क्रेडिट, नॉन करंट एसेट डेबिट और इन्वेंट्री क्रेडिट। चार 5 मिनट रह गए। नॉर्मल लॉस, नॉर्मल लॉस बेचारा जो है, इसकी पीरियोडिक सिस्टम में कोई एंट्री नहीं होती है, परपेचुअल में होती है। वैसे पीरियोडिक में क्यों नहीं होती? ऑटो क्या होता है? ऑटो कैलकुलेट होता है ऑटोमेटिकली, क्योंकि साल के एंड पर जब हम फिजिकल काउंटिंग करते हैं पहले से क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू करते हैं। अगर इस इन्वेंट्री में से 4 कुर्सियां गायब हों तो खुद ही इन्वेंट्री क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। ठीक, तो क्लोजिंग स्टॉक कम होगा तो वो खुद कॉस्ट ऑफ सेल्स में जम हो जाएगा। जबकि ये अगर बिकी नहीं है ना तो किताबों में मौजूद रहेगी पीरियोडिक और परपेचुअल सिस्टम में। अब जब फिजिकल काउंट करेंगे और पता चलेगा जनाब 4 कुर्सियां नहीं है, तो परपेचुअल सिस्टम में चाहे वो नॉर्मल लॉस हो चाहे वो एबनॉर्मल लॉस हो, आपको एंट्री करके ही इन्वेंट्री में से गेट आउट करना। एंट्री के बगैर गेट आउट नहीं होगा, चाहे वो नॉर्मल लॉस हो चाहे एबनॉर्मल लॉस। तो परपेचुअल सिस्टम में तो आपको एंट्री पास करना ही करना है। परपेचुअल सिस्टम में एंट्री क्या होती है इसकी? कॉस्ट ऑफ सेल्स डेबिट और इन्वेंट्री क्रेडिट। इन्वेंट्री की हर एंट्री होनी है परपेचुअल सिस्टम में, उसका आना उसका जाना। अभी जाने की रिकॉर्डिंग नहीं की हुई, लिहाजा रिकॉर्डिंग कर देंगे। दो तीन एंट्रीज रह गई हैं।
राइट डाउन टू एनआरवी। ये एनआरवी क्या होती है? कल हमने इसकी एंट्री पास की थी, आई थिंक सो, बनाई थी, फॉर्मेट भी बनाया था, और मैंने आपको कहा था तरीकाकार आप सीख लें। आपकी एक कॉस्ट आ रही होती है, एक आप कैलकुलेट करते हैं एनआरवी। एनआरवी ये कैलकुलेट की, ये कॉस्ट की, ये क्लोजिंग स्टॉक है जो दोनों में से लोअर है। ये वाली कॉस्ट को इस एनआरवी पे लाने के लिए ये कौन सी एंट्री है? ये एनआरवी एडजस्टमेंट है। अगर आप परपेचुअल सिस्टम पे चल रहे हैं तो आपकी किताबों में वैल्यू किस पर आ रही होगी? इस वैल्यू पर आ रही होगी, अपनी कॉस्ट। इसको डाउन यहां पर लाने के लिए एंट्री पास करनी पड़ेगी। परपेचुअल सिस्टम में हर इन्वेंट्री की क्या होनी है? एंट्री पास होनी है। उसको कम करने के लिए या उसको बढ़ाने के लिए एंट्री पास होगी। तो किताबों में भर में 600 आ रहा होगा, कम करने के लिए क्या करना पड़ेगा? इसकी एंट्री पास करनी। जबकि पीरियोडिक सिस्टम में हम डायरेक्टली एक वर्किंग बनाकर ये वाली वैल्यू पर पहुंचते हैं और इसकी डायरेक्टली एंट्री पास कर देते हैं। ठीक? पीरियोडिक सिस्टम में डायरेक्टली किसकी एंट्री पास होती है? पीरियोडिक सिस्टम कल नोटिंग की थी ना थोड़ी बहुत। पीरियोडिक सिस्टम में इसकी डायरेक्ट एंट्री होती है, डायरेक्ट एंट्री। जबकि परपेचुअल सिस्टम में इन्वेंट्री 92,600 अपनी कॉस्ट पर आ रहा होता है। इसको कम करने के लिए एनआरवी एडजस्टमेंट करनी पड़ती है। इसको एनआरवी पर लाने के लिए एनआरवी एडजस्टमेंट 780 थी, 780 की करना पड़ेगी। एंट्री क्या होगी? कॉस्ट ऑफ सेल्स डेबिट और इन्वेंटरी क्रेडिट। तो आपकी कॉस्ट जब इन्वेंटरी क्रेडिट होगा तो कहां पर पहुंच जाएगी? टी काउंट 91,820 पर पहुंच जाएगा। ठीक है बच्चों, आगे बढ़े। किधर गई? ये तो नहीं थी। ले जी, ये वाली एंट्री हमने ये वाली की है। एनआरवी एडजस्टमेंट, दो चीजों का डिफरेंस है। कॉस्ट माइनस एनआरवी इज इक्वल टू एनआरवी एडजस्टमेंट की वैल्यू। कॉस्ट ऑफ सेल्स डेबिट और इन्वेंटरी क्रेडिट। क्लोजिंग स्टॉक की ईयर एंड पर कोई एंट्री नहीं होती है, सीडी बनता है परपेचुअल सिस्टम में। ये वाली एंट्री क्या है जो दोनों साइडों पे सेम आ रही है? क्या इंसान गलती कर सकता है? कैलकुलेशन हो सकती है गलती। एक्सेल के ऊपर मैं टाइपिंग कर रहा हूं, कॉस्ट लिखनी थी 910 रुपए पर यूनिट की, उसको मल्टीप्लाई करना था 100 यूनिट से। मैं गलती से टाइप कर गया 91। एंट्री गलत होगी या नहीं होगी? वैल्यू गलत आ जाएगी या नहीं आएगी? उससे एनआरवी एडजस्टमेंट कैलकुलेट करना हो या क्लोजिंग स्टॉक हो, उसकी एंट्री गलत हो जाएगी या नहीं हो जाएगी? गलत हो जाएगी। अब या तो स्टॉक ज्यादा हो जाएगा या स्टॉक कम हो जाएगा। अब अगर स्टॉक ज्यादा हो गया है गलती से, उसको क्या करना है? कम करना है। अब किताबों में आ चुका हुआ स्टॉक, एक एंट्री पास करके
पीरियोडिक सिस्टम में या सारी की सारी एंट्रीज करने के बाद। तो अब बाद में जो सी भी एडजस्टमेंट होगी इन्वेंट्री की वैल्यू के हिसाब से देखेंगे आप। अगर इन्वेंट्री की वैल्यू किताबों में गलत हो गई है, ज्यादा हो गई है, तो अब उसकी इन्वेंट्री को क्या करना है, कम। इन्वेंट्री की वैल्यू को कम करने के लिए इन्वेंट्री को क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट। और डेबिट किसको करेंगे, कॉस्ट ऑफ सेल्स। ऑन अदर हैंड, जो कि यहां पर नहीं लिखी हुई, अगर इन्वेंट्री की वैल्यू गलती से कम हो गई है तो फिर क्या करना पड़ेगा, इन्वेंट्री को बढ़ाना पड़ेगा। इन्वेंट्री को बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ता है, इन्वेंट्री को डेबिट करना। तो क्रेडिट किसको करोगे, कॉस्ट ऑफ सेल्स। डन, बात समझ लग गई। तो यहां पर आधी एडजस्टमेंट लिखी हुई है, मुकम्मल बात नहीं है, डिपेंड करता है सिचुएशन के ऊपर। होप सो यू गॉट द पॉइंट। डन, चले अब कोई भी एमसीक्यू 2-3 मिनट में खत्म हो गए, मिनट भी खत्म हो गए, एग्जैक्ट 5 बज चुके हैं। अब ये पीडीएफ मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, इसमें एम्पल प्रैक्टिस अवेलेबल है। लेकिन पहले रिकमेंडेड यही है कि आप क्या करें, स्टडी टेस्ट के क्वेश्चंस कर लिए हुए आप लोगों ने जी? नहीं किए? किधर किए हैं, नहीं किए? पेपर सर पे हैं और स्टडी टेस्ट के अभी तक क्वेश्चन नहीं हुए। क्लैपिंग करनी चाहिए ऐसे। एडिशनल प्रैक्टिस क्वेश्चन के एमसीक्यूज कर लिए हुए हैं, वो तो उससे अगली कहानी है। तो बेटा सबसे पहले ये 2 क्वेश्चंस करें, उसके बाद इस प्रैक्टिस को भी देखें। वैसे चेक कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ये बहुत अच्छे अच्छे से क्वेश्चंस आपके लिए बनाए हुए हैं। जो थ्योरी वाले क्वेश्चंस होते हैं वो थ्योरी में से आते हैं। मसलन ये थ्योरी लिखी हुई है, मैंने क्या किया हुआ है, ये थ्योरी है, तो इस थ्योरी से रिलेटेड एमसीक्यूज उसके जस्ट नीचे बनाकर फिट इन कर दिए। तो आप थ्योरी पढ़ें, थ्योरी के साथ ही चंद एमसीक्यूज कर लेंगे तो उम्मीद है वो थ्योरी याद हो जाएगी। ठीक है, इसी तरह से आपको चैप्टर नंबर 1, 2, 3 जिसकी थ्योरी अच्छी खासी आती है उसके भी एमसीक्यूज दे दूंगा। थ्योरी, उसके नीचे ही उसके एमसीक्यूज। अ वेरी गुड प्रैक्टिस इंशाल्लाह। और आपको चीजें याद हो जाएंगी, जब चीजें याद हो जाएंगी तो आप अच्छे एमसीक्यूज कर लेंगे इंशाल्लाह पेपर में, और आराम से पेपर पास हो जाएगा। आईटीए पास करना कोई मुश्किल काम नहीं है। जस्ट फोकस ऑन फाइनल अकाउंट। एक फाइनल अकाउंट के सवाल में से आपने आराम से 10 से 15 मार्क्स तक कोशिश करनी है, फाइंड करें, और बाकी एमसीक्यूज आराम से हो जाएंगे। फिर सबसे पहले तो आपने घबराना नहीं है। ये तो कितना अच्छा बकूला दिया मेरे भाई ने, आपके भी भाई ने, नहीं आपके तो अंकल, मेरे भी अंकल अंकल ही हैं और क्या है, हमारे वालिदैन से भी बड़े हैं। थैंक यू जी, अस्सलाम वालेकुम।